तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हमारे यूनिट नंबर 4 का रिवीजन की बारी है और हमारी यूनिट नंबर 4 है मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन कौन कौन से होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है और कोई टर्म और डिक्टेशंस नहीं होती हैं। बायर्स और सेलर के लिए परफेक्ट नॉलेज होती है हर किसी को मार्केट की। कोई एग्जिट और बैरियर नहीं होता, एंट्री बैरियर नहीं होता। ऐसे प्रोडक्ट को ये इंक्लूड करती है जिनको खरीदने के लिए जो कंज्यूमर या कस्टमर्स होते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उनको खरीदने के लिए। लजीज फेयर पॉलिसीज के अंदर होती है। लजीज फेयर पॉलिसी का मतलब होता है डू वॉट एवर यू वांट, मतलब जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो उस मार्केट के अंदर रहकर। उन जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं मार्केट से, नॉट द प्राइस मेकर्स बट दीज आर प्राइस टेकर्स। प्रॉफिट इसमें हम लॉन्ग लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और शॉर्ट रन में हम सभी प्रॉफिट्स को कमाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कर्व्स कैसी कैसी होते हैं ये देख लीजिए। मार्केट के लिए डिमांड कर्व ऐसी और सप्लाई कर्व ऐसी, फर्म के लिए एआर और एमआर कर्व ऐसी, और ये हमारी टोटल रेवेन्यू की कर्व है। शॉर्ट रन प्रॉफिट कर्व्स कैसी कैसी होती हैं? जब ए आर बड़ा हो एसी से तो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ए आर जो है वो ऊपर आ रहा है एसी कर्व से, तो इसलिए क्या हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें क्या है, दोनों एक जगह आ रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एसी जो है वो ए आर या एम आर से बड़ा हो गया, मतलब एसी ऊपर पहुंच गया और एम आर और ए आर नीचे रह गया, तो ये हमारा लॉस में हो जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स होने की वजह से कोई भी फर्म प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जैसे मार्केट के हिसाब से ही प्राइस को रखना होगा। सप्लाई और डिमांड का इंटरेक्शन। प्राइस वहां होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस का होता है वह इंटरसेक्शन जहां डिमांड और सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो बराबर हो। प्राइस टेकर बिहेवियर होता है। एडजस्टमेंट टू मार्केट चेंज में क्या था? अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा और सेल भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगा और आउटपुट भी लेस हो जाएगा। अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे और कंज्यूमर जो है वो एक से और कंज्यूमर जो है वो कम प्राइस पर ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा खरीदेंगे। अगर सप्लाई कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर लॉन्ग रन के एडजस्टमेंट देखें तो यदि कोई कंपनी एब्नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो नई कंपनी एंट्री हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट मार्केट आता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली में क्या क्या आता है कि परफेक्ट नॉलेज तो होती है मार्केट के बारे में, लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ एक ही होता है। प्राइस मेकर होता है ये फर्म। प्रोडक्ट होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। एंट्री बैरियर्स होते हैं इसमें क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड होती है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। डिमांड कर्व को फॉलो करती है। इसके अंदर हम लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और शॉर्ट रन में हम सभी प्रॉफिट कमाते हैं। इसकी जो ए आर और एम आर जो कर्व होती हैं वो डाउनवर्ड स्लोप होती हैं। इसकी कर्व हम ऐसे देख सकते हैं, ये इसकी कर्व हम ऐसे देख सकते हैं। इसकी ए आर कर्व इस तरफ है और एम आर कर्व इस तरफ है। नेक्स्ट इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं? बैरियर्स टू एंट्री। अगर किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं तो नए कंपटीटर को एंटर करने में मुश्किल हो जाती है और एक ही कंपनी मार्केट को डिटर्मिनेट करती रहती है। फिर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अगर किसी कंपनी के पास किसी स्पेसिफिक रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल है तो वो मोनोपोली बन सकता है। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कुछ केसेस में गवर्नमेंट किसी कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे सकती है किसी सर्विस या प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, ये भी मोनोपोली का फैक्टर हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती रहती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अगर कंपनी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो तो दूसरी कंपनी के लिए मार्केट में एंट्री मुश्किल हो जाती है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेती है जिससे लोग सिर्फ उसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो मोनोपोली बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर 3 डिग्री आती हैं। पहली होती है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? ये उन चार्जेस को इन्वॉल्व करते हैं जो ईच एंड एवरी कंज्यूमर, मतलब हर एक कंज्यूमर के ऊपर मैक्सिमम प्राइस जो वो पे कर सकते हैं वो चार्ज करते हैं। मतलब फर्स्ट डिग्री के अंदर ये वो प्राइस चार्ज करते हैं जो हर कोई कंज्यूमर विलिंग टू पे रखता है, मतलब इच्छा रखता है पे करने की और एबिलिटी भी रखता है। वो उसको पे कर सकते हैं, मतलब हर किसी का सेम चार्जेस ये वसूलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है? गुड्स या प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी, उनकी खरीदने की बारंबारता के हिसाब से प्राइस को चार्ज किया जाता है किसी भी पर्सन से। नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है? ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर कर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी जाती हैं और हर ग्रुप से उसके हिसाब से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसके ऊपर प्राइस को चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग अंडर मोनोपोली। इसके अंदर प्राइस मेकर। देखो, पहले तो प्राइस मेकर क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब एम आर इक्वल टू एम सी हो जाएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। फिर है डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड कर्व एनालिसिस। डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर। ड्यू टू हाई प्राइस कंज्यूमर पे मोर एंड गेट लेस। जैसे जैसे मतलब प्राइस बढ़ता चल जाएगा किसी भी कमोडिटी का तो कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा और उसको कम मिलेगा। फिर होता है लॉन्ग रन प्राइस इन स्ट्रेटेजी में। इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहता है, क्यों? एंट्री बैरियर्स की वजह से। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल एंड नॉर्मल। नेक्स्ट हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? जिसके अंदर मैनी बायर्स हो, मैनी सेल्स हो, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएटेड हो, नॉलेज और मार्केट की इम्परफेक्ट हो, मतलब थोड़ी बहुत हो या नहीं हो,
प्राइस मेकर होता है, कोई बैरियर नहीं होती है। डिमांड कर्व जो होती है इसकी और भी ज़्यादा इलास्टिक होती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा फ्लैटर होती है, किसके हिसाब से? मोनोपोली के हिसाब से। शॉर्ट रन में इसके सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, मतलब तीनों तरह के प्रॉफिट कमाता है, और लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कोड नोट ड्यूओपोली। कोड नोट ड्यूओपोली क्या होता है? कोड नोट ड्यूओपोली वो होते हैं जिसमें सिर्फ दो सेलर्स होते हैं, और वो उन सर्विस सेक्टर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो अनसर्व्ड है, मतलब उन्हें कोई सर्विस कर ही नहीं रहा है, तो ये उन्हें सर्विस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिटरमिनेंट्स। इसमें पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग बनाती है, जैसे क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम एटसेट्रा। तो ये डिफरेंशिएशन कस्टमर को अलग अलग चॉइस दे देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनी सेलर। मार्केट में कई सारे सेलर होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन हर कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक होता है। इससे क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट में नए कंपटीटर्स आसानी से एंटर कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग कंपनी भी एग्जिट कर सकती हैं अगर उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो। अगला पॉइंट है नॉन प्राइस कंपटीशन। कंपनी प्राइस के बजाय अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांडिंग, प्रमोशन, कस्टमर सर्विस के थ्रू कंप्लीट करना चाहती है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को हर प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए कंपनी अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ही बड़े फर्म्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है? बायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेलर्स थोड़े से होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं। इसका क्या होता है? प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड भी रह सकता है। बैरियर्स इसमें एंट्री के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, पर लेकिन इसमें कुछ ही प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, और ये किंग डिमांड कर्व को फॉलो करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओलिगोपोली के टाइप। ओलिगोपोली के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है कार्टल और दूसरा होता है कोलिजन। कार्टल क्या होता है? सेलर्स का ऐसा फॉर्मेशन जो प्राइस और क्वांटिटी की सेटलमेंट करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की सेटलमेंट करते हैं लीगल वे में। वहीं कोलिजन का होता है, अगर वो इस काम को एक ऐसा सेटलमेंट बनाते हैं इलीगल वे में, तो वो कोलिजन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओलिगोपोली के डिटर्मिनेंट। पहला है फ्यूचर अलग। पहला है फ्यूचर अलग। ओलिगोपोली में मार्केट में सिर्फ कुछ ही कंपनीज होती हैं जो मेजर मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। ये कंपनीज अपने एक्शन से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा है बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपोली में हाई बैरियर्स होते हैं, जिससे हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, पेशेंट्स या ब्रांड लॉयल्टी, जो नए कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में एंट्री से रोकते हैं। तीसरा है इंटरप्रेटेंस। तीसरा है इंटरप्रेटेंडेंस। तीसरा है इंटरडिपेंड तीसरा है इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में कंपनीज एक दूसरे के एक्शन पर क्लोजली डिपेंड करती हैं। अगर एक कंपनी अपने प्राइस स्ट्रेटेजी चेंज करती है, तो दूसरी कंपनीज को भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कुछ केसेस में ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हैं, जैसे ब्रांड हो गया, फीचर हो गया, क्वालिटी हो गई, जबकि कुछ केस में प्रोडक्ट होमोजेनियस भी होता है, जैसे पेट्रोल है, स्टील है, एक्सेट्रा। अगला है नॉन प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली में कंपनी प्राइस की बजाय एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रमोशन, कस्टमर सर्विस के थ्रू कंपटीशन करती हैं। फिर है कोल्यूजन। ओलिगोपोली मार्केट में कुछ कंपनीज सीक्रेटली मिलकर अपने प्राइस या आउटपुट को फिक्स कर सकती हैं, जो प्राइस फिक्सिंग या कार्टेल के रूप में होता है। ये इलीगल होता है, लेकिन कभी कभी होता है। फिर होता है मार्केट कंसंट्रेशन। ओलिगोपोली में मार्केट काफी कंसंट्रेटेड होती है, मतलब कुछ ही कंपनीज मेजर शेयर होल्ड करती हैं और मार्केट कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व एक ऐसा कंसेप्ट है जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में यूज होता है। इसका मेन आइडिया ये है कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स का डिमांड कर्व किंग यानी मोर वाला होता है, जो एक सर्टेन प्राइस लेवल पर ब्रेक हो जाता है। किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा पहला है एसिमेट्रिक रेस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। इसका मतलब क्या है? जब एक कंपनी अपना प्राइस इंक्रीज करती है, तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स उसके प्राइस को फॉलो नहीं करते, इसलिए उस कंपनी की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने प्राइस डिक्रीज करती है, तो बाकी कंपनीज भी उसके प्राइस को फॉलो कर लेती हैं, ताकि उनकी मार्केट शेयर में कमी ना हो। ये किंग डिमांड कर्व का किंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज पर डिमांड बहुत ज्यादा गिरती है, और प्राइस डिक्रीज पर डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। किंग दूसरा पॉइंट है किंग शेप। किंग शेप में देखो, अपर का जो पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, और जो लोअर का पोर्शन होता है वो स्टीप होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। अपर का पोर्शन फ्लैट है और नीचे वाला स्टीप है। अगला पॉइंट है प्राइस लिक्विडिटी। इस कर्व की वजह से ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस काफी रिजिड होते हैं। फर्म्स ज्यादा प्राइस चेंज नहीं करते, क्योंकि उन्हें कंपटीशन का डर रहता है, और उनकी डिमांड ड्रास्टिकली अफेक्ट हो सकती है, मतलब कभी भी अफेक्ट हो सकती है। इसका एग्जांपल की तरह देख सकते हैं, अगर एक मोबाइल कंपनी अपने फोन का प्राइस इंक्रीज करती है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि कस्टमर दूसरे कंपनीज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर वो प्राइस डिक्रीज करती हैं, तो कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्राइस को रिड्यूस करेंगे, और कंपनी का मार्केट शेयर उतना नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है।